हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। साल 2024 में जो बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम आया था उसमें सेट ए के डिफरेंट सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, सेक्शन बी जिसमें दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे जिसमें आपकी तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, लेट हम मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 कैसी संख्या मान लेते हैं हम, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे क्यू, जहाँ पे p और क्यू हमने कैसी लेनी है, सह अभाज्य संख्याएं लेनी है, को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसे हम इक्वेशन 1 दे दें। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। क्या बनेगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब एक थ्योरम का रिजल्ट है बेटा हमारे पास, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को भाग करेगी तो वो संख्या को भी भाग करेगी, इसलिए जो 5 है वो p को भी भाग करेगा। ठीक है, अब 5 अगर p को भाग करेगा तो p 5 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा तभी तो भाग कर पाएगा। p 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, तभी तो 5 उसको भाग करेगा। तो हम मान लेते हैं कि p है 5, c मान लेते हैं। समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, 5 समीकरण 1 से बराबर p की जगह रखिए 5c अपॉन क्यू स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, 5 बराबर वर्ग करें 25 सी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर। 25 गुना में है, यहाँ ले आओ, 5 क्यू स्क्वायर बटे में 25 बराबर सी स्क्वायर। 5 से इसको काट दे, क्या आ गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब 5 देखिए क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, और ये हमारी थ्योरम फिर यूज हो रही है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को भाग करेगी तो उस संख्या को भी भाग करेगी, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हमने एक रिजल्ट निकाला था कि 5 p को भाग कर रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं कि 5 क्यू को भाग कर रहा है, मतलब 5 तो p और क्यू दोनों को भाग कर रहा है। ये तो गलत बात होगी, क्यों, क्योंकि हमने p और क्यू ऐसी ली थी कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों किसी एक नंबर से भाग हो ही नहीं सकते, मतलब ये हमने गलत मान ली। हम माना कहाँ था, वर्गमूल 5 परिमेय है, मतलब ये हमारी कल्पना क्या थी, गलत है। वर्गमूल 5 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी, इर्रेशनल नंबर ही होगी। दोबारा देखिए बेटा, वर्गमूल 5 हमें अपरिमेय दिखानी थी, हमने परिमेय मान ली, और इसे हम परिमेय मान ले तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं। ये नंबर ऐसे लिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हम सारा सोल्व करके ये कह देंगे कि हमने जो ये मानना, ये चीज़ गलत मानी थी कि वर्गमूल 5 परिमेय ना हो कि कैसी है,
अपरिमेय संख्या है। ये सारी कैलकुलेशन हमने इसीलिए की ताकि हमारा मानना गलत प्रूव हो जाए। ये कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि जो प्रूव करना है उससे अपोजिट मान लो और लास्ट में कह दो कि जो माना है वो गलत माना है, मतलब ये चीज़ सही है। यहाँ पे हमने यही किया कि वर्गमूल 5 हमें अपरिमेय दिखानी थी, हमने परिमेय मान ली। परिमेय मान ली तो हमने इसे बटे में लिख लिया और ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर हमने स्क्वायर किया, आर पार गुना की, यहाँ से आया कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को भी भाग करेगा। अब 5 पी को भाग करेगा तो पी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, हमने इसे 5 सी मान लिया। फिर सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया कि 5 क्यू को भी भाग करेगा, मतलब 5 संख्या ऐसी है जो पी को भी भाग करेगी और क्यू को भी भाग करेगी, मतलब पी और क्यू में 5 का कुछ ना कुछ कॉमन होगा। और यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये हमारा रिजल्ट कब आया, जब हमने गलत मान लिया। वर्गमूल 5 हमारी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसके गुणनखंड कर ले, क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दो नंबर्स जिनकी गुणा करें तो 10 और जोड़े तो 7, 5 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। पहले दो में से कॉमन लेंगे x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5, लास्ट के दो में से कॉमन लेंगे प्लस 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में और जो बच गए वो एक ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपकी रिवीजन हो रही है, एक तरह से आप फाइनल एग्जाम्स के पेपर दे रहे हैं। बिल्कुल अगर आपने बेसिक का सीखना है तो वो आप चैप्टर की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमें शून्य निकालना है तो इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रख देंगे। जब हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5। और जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो ये आ गए हमारे पास शून्यक। हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना आएगा, माइनस के 5 माइनस के 2 कितने बने, माइनस के 7। फिर हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, इनकी गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। अब सत्यता की जांच करेंगे। जो रिलेशन होता है आपस में, जो द्विघात बहुपद है इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या है 1 तो है ही, b की वैल्यू क्या आएगी 7 और c की वैल्यू क्या आएगी 10। तो हमारा शून्यकों का योग कितना होता है, -b बटे a। माइनस b का मान क्या आया 7 बटे में 1। तो देख लो कि यहाँ पे शून्यकों का योग तब भी -7 आ रहा था और ऐसे गुणांकों के हिसाब से कर रहे हैं अब भी -7 आ रहा है, मतलब हमारा रिलेशन यहाँ वेरीफाई हो रहा है। यही हमने जांच करनी थी, यही हमने वेरीफाई करना था। गुणनफल क्या होता है हमारे पास, c बटे a। तो c कितना हमारा 10, 10 बटे 1 यानी कि 10, और हमारा गुणनफल कितना आ रहा है 10। ये चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखानी थी कि आप शून्यक निकाल के उनका जोड़ या गुणा करो या फिर गुणांक कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू कंपैरिजन करके योग और गुणनफल के फॉर्मूले लगा के देखो क्या सेम आ रहा है। हाँ, हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है, ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली, इसकी हमने क्या कर ली, जांच कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, इनकम का है ये। अगर हम मान ले इनकम x तो इनकी क्या बनेगी 9x और 7x। ठीक है, उनके खर्चों का अनुपात कितना है 4:3। ये एक्सपेंडिचर है। अगर हम माने खर्चे तो अलग हो गए ना, तो 4y और 3y ऐसे मान ले खर्चे। यदि
प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करने, हमने ये निकालना है। ये हम तब निकाल पाएंगे जब हमें x की वैल्यू मिले। ठीक है, सॉल्व करें ज़रा इसको। कैसे आएगा? आय में से अगर हम खर्चा निकाल लें तो कितने रुपए बचा रहा है? 2000 रुपये बचा रहा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ऐसे दूसरा व्यक्ति 7x उसकी इनकम है, 3y उसका खर्चा है, तो इनकम में से खर्चा जाने के बाद रुपए तो 2000 बच ही रहे हैं। ये दो इक्वेशंस आई हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मासिक आय निकालनी है, मतलब हमें 9x और 7x निकालने हैं, तभी निकल पाएंगे जब हम x की वैल्यू निकाल लें। तो हम y के कोफिशिएंट एक जैसे बना लेते हैं, इसको गुणा कर देते हैं हम इक्वेशन को 3 से और इसको गुणा कर देते हैं हम 4 से। तो क्या बनेगा? ये 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y बराबर 6000, और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 8000। सेम सेम है, एक जैसे निशान है तो हमें घटाने पड़ेंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस के x कट गए, ये माइनस के 2000, तो x का मान कितना आया है? 2000। पर बेटा हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें उनकी इनकम बतानी थी। तो इनकम तो 9x और 7x है ना, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 9 दूनी 18,000 उसकी इनकम है, और यहाँ पे x की जगह 2000 रखेंगे तो दूसरे की इनकम कितनी है? 14,000 है। ये हमारा आंसर है। अगर आप आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक चीज देखिए, 18,000 उसकी इनकम है, आय है, 2 वो बचा लेता है, मतलब खर्च उसने कितने कर दिए? 16,000 रुपये। दूसरे बंदे ने 14,000 कमाए, 2 बचा लिए, तो खर्च कितने कर दिए? 12,000 खर्च कर दिए। काट के देखें जरा, 4 चौके 16, 4 तिये 12, ये खर्चा किया उन्हें, तो खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3, और वही हमारे पास है। खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3, मतलब हमारा आंसर सही है। ये सिर्फ मैंने आंसर को वेरीफाई करके दिखाया है। दोबारा देखिए बेटा, इनकम का रेशियो था 9:7, तो हमने क्या मान लिया? इनकम आय है कितनी? 9x और 7x। खर्चों का अनुपात कितना था? 4:3, तो खर्चों को क्या मान लिया? 4y और 3y। दोनों ही व्यक्ति 2-2 हजार रुपये बचा लेते हैं। इनकम में से खर्चा घटाया, 2000 रुपये बचे। दूसरे की इनकम में से उसका खर्चा हटाया, 2000 रुपये बचे। हमें उनकी मासिक आय निकालनी थी, तो आय तो बेटा 9x और 7x ही थी ना। अगर हमें x का मान पता चल जाए तो हम उनकी आय बता सकते हैं। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे पुट की तो दोनों की हमें इनकम मिल गई और हमें वही निकालनी थी। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अथवा आपको और दे रखा है, मतलब दोनों क्वेश्चंस में से एक आपने करना है, बट हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें बेटा दो कोण निकालने हैं और दोनों कोण समपूरक हैं। बड़े कोण और छोटे कोण में डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री का। हम क्या मान लेते हैं? माना बड़ा कोण, बड़ा कोण हमने क्या मान लिया? x, और छोटा कोण हमने क्या मान लिया? y। तो समपूरक है दोनों, मतलब इनका जोड़ कितना है? 180। ठीक है, वो दो कोण जिनका जोड़ 180 हो उन्हें समपूरक कोण कहा जाता है। एक तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए इसने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। ये हो गया बड़ा कोण, ये हो गया छोटा कोण। ये 18 ज्यादा है, अगर छोटे में भी हम 18 जोड़ दें होगे दोनों बराबर। यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई क्या? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये इक्वेशन 2 है। दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है। x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। जोड़ दें, x और x 2x बराबर 198। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 से काटने पर 2 निम 18 और 2 निम 18, 99 डिग्री। ठीक है,
एक कोण तो हमें मिल गया, अब y की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 99 प्लस y बराबर 180। y का मान क्या आ गया 180 माइनस 99। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कितना बचा 17। 17 में से 9 गए 8, 81 डिग्री। इन दोनों ही कोणों का जोड़ हमारे पास बन रहा है 180। 9 और 1 10, 9 9 18 बिल्कुल बन रहा है। क्या इनका डिफरेंस है हमारे पास 18? इसमें 18 जोड़ के देखें तो आ रहा है 99, बिल्कुल आ रहा है। मतलब दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। बात हो रही थी दो कोणों की, एक बड़ा कोण था, एक छोटा कोण। एक को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया। अब इक्वेशंस बनानी है। एक वर्ड दे रखा था संपूरक। हमें पता है उन दो कोणों को संपूरक कोण बोलते हैं जिनका जोड़ 180 है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोण x और y है, तो इनका जोड़ कितना हो गया 180। तो एक समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण ने कह रखा था कि x जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 ज्यादा है, मतलब बड़े कोण में से छोटा कोण घटाएंगे तो कितना आएगा 18। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हमने x की वैल्यू निकाल ली, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल ली और हमें x और y यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण यही कोण ही बताने थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल जिनका केंद्र एक ही है, तो वो ऑब्वियसली इसी टाइप के ही होंगे जिनका केंद्र एक ही होगा। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वृत्त की जीवा। ये हो गया हमारे पास बड़ा वृत्त और ये होगी इसकी जीवा जो छोटे वृत्त को टच कर रही है। ठीक है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमें क्या बताना है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे समद्विभाजित होती है। मतलब अगर इसका नाम ए बी है और ये पॉइंट सी है तो हमें क्या दिखाना है ए सी बराबर बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो मान ले हमने कंस्ट्रक्शन की, ओ ए को मिलाया, ओ बी को मिलाया और ओ सी को भी मिलाया। हमें दो त्रिभुज दिखी, त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी सी में, इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने तीन बराबर बराबर चीजें ढूंढनी है। क्या हो सकती हैं वो? एक तो ये हो जाएगी बेटा ओ ए बराबर ओ बी। ध्यान से देखें तो ये बड़े वृत्त की रेडियस त्रिज्या ही तो है, बड़े वृत्त की बराबर ही होगी। एक हम कह सकते हैं ओ सी बराबर ओ सी, कॉमन उभयनिष्ठ है, दोनों में ही है। और हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का है। छोटे वृत्त के लिए तो ये स्पर्श रेखा ही होगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। इधर 90 है तो इधर भी 90, इसको नाम दे दिया 1 और इसको 2। कोण 1 बराबर कोण 2 कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो हमारे पास कौन सा नियम लग गया, आर एच एस से। आर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, एच हाइपोटेन्यूज कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा और एस का मतलब बाकी कोई भी भुजा। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से हमारी त्रिभुज क्या होगी, ये सर्वांग सम होगी। और जैसे ही हमारी त्रिभुज सर्वांग सम होगी हम क्या कह देंगे, इस त्रिभुज की AC इस त्रिभुज की BC के बराबर है, किससे, CP CT से। और यही हमें प्रूव करना था। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में सिंपली हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइजेशन कर दे, रूट की टर्म में ही होगा, माइनस की टर्म है तो प्लस वाली से
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन ए नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ये किसके बराबर होती है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ज़रा रूट 1 प्लस साइन ए सारे का स्क्वायर अपोन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है बेटा कोस स्क्वायर ए के, मतलब कोस ए का स्क्वायर। तो ये क्या बना है देखिए ज़रा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए सारे का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी है कोस ए का स्क्वायर है, सारे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2 से तो 2 कैंसिल ही होगा। अब इनको अलग अलग लिख ले 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है हमारा सीकेंट ए और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट ए। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच के मतलब दोनों क्या हैं इक्वल है। देखिए बेटा कैसे रूट में हमारा क्वेश्चन आया, हमने रैशनलाइजेशन किया, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। ऊपर वाला तो हमने कुछ नहीं किया बट नीचे हमारी एक आइडेंटिटी लग गई, फिर सारे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, अलग अलग करते ही हमारी राइट हैंड साइड आ रही है। इसी के ही और में एक सेकेंड क्वेश्चन हो रहा है, सिद्ध कीजिए कि सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू 1। इसको हम कैसे करेंगे देखिए जरा, सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन ए तो ब्रेक नहीं होगा ज़्यादा। सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको सॉल्व करना है मेरे किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। तो ये हमारा क्या बना 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो कॉस ए और क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अगेन हमारी यही वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या है कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो गया क्या आ गया 1। और यही हमें दिखाना था कि कैलकुलेशन सारी किसके बराबर आएगी 1 की। दोबारा देखिए बेटा, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, 1 माइनस साइन ए को हमने ऐसे रखा, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, टेन को हमने लिखा है साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे दो चीजें बटे में थी, एलसीएम ले लिया, ऊपर ऊपर की गुना की, नीचे नीचे की गुना की। आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी वैसे हमारी होती क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगी कॉस स्क्वायर ए के। नीचे भी क्या था कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस में एक पासे को एक बार फेंका गया, एक डाई को फेंका और प्रायिकता निकाली हमने। एक अभाज्य संख्या, जब हम पासे को फेंकते हैं तो क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ये आ सकते हैं। इनमें से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है इनमें से 2 है 3 है और 5 है। टोटल कितनी है अभाज्य संख्याएं 3 और वैसे टोटल आउटकम कितने हैं 3 और 3 6। तो प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता क्या आई है 1/2। अब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में क्या आ सकता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है इनके बीच में।
तो कितनी संख्याएं हैं ये 3, टोटल आउटकम कितने हैं 6, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से भागना हो, एक तो 1 होगी, एक 3 होगी और एक 5 होगी। टोटल आउटकम कितने हैं 3 और वैसे टोटल आउटकम कितने हैं 6, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। तीनों ही आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/2, 1/2, 1/2 और यही हमारे रिक्वायर्ड क्या है आंसर्स। ठीक है बेटा, सिंपली प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान है और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में तो आपने मार्क्स बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। ध्यान रखना है अभाज्य संख्या में हम 1 को नहीं लेते हैं। 1 हमारी ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। 2 लेंगे किसी से डिवाइड नहीं होती, 2 और खुद के अलावा। 3 लेंगे किसी से भाग नहीं होती, 3 और खुद के अलावा। 5 लेंगे किसी से भाग नहीं होती, 5 और खुद के अलावा। तो ये कितनी है 3, टोटल आउटकम कितने हैं 6, प्रायिकता क्या बनी हमारी 1/2। 2 और 6 के बीच में जब हमने संख्याएं लेनी है तो याद रखना है ना तो हम 2 लेंगे ना हम 6 लेंगे। बीच की कितनी संख्याएं हैं 3, टोटल कितनी है 6, प्रायिकता के आगे 1/2। विषम संख्या हमें पता है जो 2 से भाग नहीं होती, तो क्या बनेगी 1, 3 और 5, ये कितनी है 3, टोटल आउटकम कितने हैं 6 और प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। इसी के साथ ही बेटा 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपने प्रिपरेशंस करते रहिए। ओके बच्चों।